हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब मजे में होंगे। जैसा कि हमने अनाउंस किया था, आज मैं द साइंस टॉक शो लेकर हाजिर हूं। आज हमारा पहला एपिसोड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जीवन के 4 बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एज ए एरियोस्पेस साइंटिस्ट, उनका योगदान एरियोस्पेस में किस तरह से रहा, स्पेस में किस तरह से रहा, उसकी बात करें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एज ए न्यूक्लियर साइंटिस्ट, पोखरान का नाम आपने सुना होगा, उनकी ज्यूरी पोखरान पे क्या रही उसकी चर्चा करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंशियल रूल हम सब जानते हैं, उनका प्रेसिडेंशियल रूल कैसा रहा उसके बारे में बात करेंगे। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एज ए मिसाइल मैन, जी हाँ, उन्हें एज ए मिसाइल मैन कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उनके जीवन के 4 मुख्य पहलुओं के बारे में बात करेंगे। सारी बातें एक ही एपिसोड में करना मुश्किल है, तो उसके लिए हम अलग अलग एपिसोड लेके आएंगे। 4 एपिसोड्स में ये चीजें मैं ब्रेक करूंगा। आज के एपिसोड में, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एज ए एरियोस्पेस साइंटिस्ट। जी हाँ, सो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्कूल में पढ़ रहे थे। एक बार स्कूल से घर जाते वक्त उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि चलो समुद्र किनारे थोड़ा सा सैर सपाटा कर लिया जाए। दोस्तों के साथ बिल्कुल मस्ती के मूड में, एंजॉय करने के मूड में, वो भी दोस्तों के साथ सैर सपाटा करने चले गए। वहां जाके जो घटा, उसके बाद उनका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। असल में कुछ बहुत यूनिक चीज नहीं घटी, चीज तो आम थी, लेकिन वो आम चीज खास बन गई थी। हुआ यूं कि वहां जाते वक्त वो दोस्त तो ये बात देख रहे थे कि चिड़िया उड़ रही है, लेकिन उस दिन उनके जहन में पता नहीं कहां से एक ख्याल आ गया, एक सवाल आ गया कि आखिरकार ये चिड़िया उड़ती कैसे है। ये वो सवाल था जिस सवाल ने उनकी नींदें हराम कर दी। ये वो सवाल था जिस सवाल ने उन्हें सोने नहीं दिया। अगली सुबह जब वो स्कूल पहुंचे तो उनके अध्यापक सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो उनके अध्यापक थे, जिनकी चर्चा वो आए दिन अपने पूरे कार्यकाल में करते रहते थे, उनसे उन्होंने ये सवाल पूछ लिया जिस सवाल ने उन्हें पूरे रात सोने नहीं दिया। जैसा वो कहते थे ना, सपने वो नहीं होते जो नींद में आए, सपने वो होते हैं जनाब जो नींद ही ना आने जाते, जो सोने ही ना दे। तो ये सवाल उन्होंने वहां पे पूछा, अपने गुरु से उन्होंने ये सवाल किया कि ये पंछी, ये चिड़िया, ये उड़ते कैसे हैं। उस मोमेंट पे उनके गुरु ने वो जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके गुरु सुब्रमण्यम स्वामी जी उनके पूरे कक्षा को समुद्र किनारे सैर सपाटे पे ले गए। वहां उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी को और उनके दोस्तों को, उनके साथी जो पढ़ रहे हैं, सबको ये बात समझाई, दिखाई और सिखाई कि किस तरह चिड़िया अपने पंखों से हवा पे दबाव बनाती है और किस तरह उसकी जो चिड़िया की जो बॉडी की बनावट है वो उसको मदद करती है ऊंची उड़ान होने में। उस दिन उन्होंने उड़ान के पीछे का साइंस समझा और उन्हें उस दिन से, उस मोमेंट से साइंस के प्रति मोहब्बत हो गई और वो अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लिए कि मुझे भी उड़ना है, मुझे भी आसमान छूना है। और बस क्या था, उसी लक्ष्य, उसी इच्छा, उसी सपने के साथ वो आगे चल पड़े। जैसे तैसे कॉलेज एजुकेशन सारी कंप्लीट की। रामेश्वरम की स्कूलिंग करने के बाद उन्होंने MIT, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने एरियोस्पेस इंजीनियरिंग कंप्लीट की। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद इन द ईयर 1960 में उन्होंने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो DRDO के अंदर चलता था, वहां उन्होंने एज अ साइंटिस्ट ज्वाइन किया। 1962 में, यानी ज्वाइनिंग के ठीक 2 साल बाद, उन्होंने अपने जीवन का पहला इन्वेंशन किया, दैट इज उन्होंने एक होवरक्राफ्ट डिजाइन किया। ये होवरक्राफ्ट कुछ
यूं काबिल का था कि होवरक्राफ्ट कम से कम एक साथ 550 किलो लोड बेयर कर सकता था। इस होवरक्राफ्ट का नाम नंदी रखा। यह होवरक्राफ्ट उस जमाने के इन्वेंशन के हिसाब से काफी मुख्य था, क्योंकि वो सो कॉल्ड कहते हैं मेड इन इंडिया था। मेड इन इंडिया की खूबसूरती उस होवरक्राफ्ट पे लगी हुई थी। उसका सफल परीक्षण उन्होंने सन 1962 यानी 1962 में किया। डीआरडीओ में काम करने के दरमियान साथ ही वो इग्नोस्पार इंडियन नेशनल कम्युनिटी ऑफ स्पेस रिसर्च इग्नोस्पार जो जवाहरलाल नेहरू जी ने खोला था और जिसके चेयरमैन डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, वो उस इग्नोस्पार के भी मेंबर थे। और जैसे कि उनकी रुचि थी उड़ान की, जैसा उनकी रुचि थी आसमान को छूने की, उसी तरह से उन्हें रॉकेट्स, सैटेलाइट, स्पेस इसमें उसमें काम करना था। 1963 की बात है दोस्तों। 1963 में जब इग्नोस्पार बना तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो चेयरमैन थे इग्नोस्पार के, उन्होंने और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब था भारत का अपना मेड इन इंडिया सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, दैट इज एसएलवी। भारत और भारत के साइंटिस्ट अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनाए। ये ख्वाब को पूरा करने की दिशा में ये दोनों साइंटिस्ट अपनी पूरी जान लगा दी, पूरा प्रयत्न करने लगे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को डीआरडीओ में अब उतना मजा नहीं आने लगा। उनका पूरा ध्यान और पूरा इंटरेस्ट इग्नोस्पार यानी स्पेस रिसर्च में डेवलप होने लगा और वो उसमें ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे। परिणाम स्वरूप यह हो गया कि 1969 में जब इग्नोस्पार का नाम परिवर्तित होकर इसरो बना, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इग्नोस्पार का नाम बदल के इसरो हुआ, तो वहां उस मोमेंट पे इसरो के प्रेसिडेंट या उसके डायरेक्टर चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन साहब वो बने और एपीजे अब्दुल कलाम साहब का ट्रांसफर डीआरडीओ से इसरो में हो चुका था। आपने जैसे कि देखा विक्रम साराभाई साहब ने और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने मिलकर एक ख्वाब देखा था, इंडिया का अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। उसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से रॉकेट के सामान और तमाम चीजें बनाने लगे। अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा। कई बैलगाड़ियों से सामान जाने लगे, साइकिलों पे सामान जाने लगे, आपस में एक दूसरे से सैटेलाइट एसएलवी के बारे में बातें होने लगी, डिस्कशन होने लगी और उनके जहन में केवल यही चीज घूम रही थी कि भारत का अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कब बनेगा, किस तरह से होगा। इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट या यूं कह लीजिए कि भारत का अपना पहला सैटेलाइट इन द ईयर 1975 में लॉन्च किया गया। इन द ईयर 1975 उस समय इसरो का हिस्सा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी थे। 1975 में जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया भारत का पहला सैटेलाइट, उसका नाम था आर्यभट्ट। 1975 में जो आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया, इस सैटेलाइट को जो व्हीकल का इस्तेमाल किया गया, मतलब जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का इस्तेमाल किया गया, वो मेड इन रशिया था, रशिया का बनाया हुआ था। सैटेलाइट तो लॉन्च हो गया लेकिन दिल से उतनी खुशी नहीं हुई। जो सपना था वो अब तक अधूरा था, वो पूरा नहीं हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज के पीछे लग जाती है कि वो आपको मिला के रहेगी। बस इसी शिद्दत के साथ वो लगे रहे और परिणाम स्वरूप यह हुआ जनाब कि इन द ईयर 1979 3 अगस्त वो दिन आ गया, वो मोमेंट आ गया जब भारत अपना पहला सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल दैट इज SLV-3 का परीक्षण करने जा रहा था। 3 अगस्त 1979 को भारत का SLV परीक्षण होना था। पूरी तैयारी हो चुकी थी, पूरे लोग आ चुके थे। सैटेलाइट लॉन्चिंग की शुरुआत हुई। सैटेलाइट सक्सेसफुली तो लॉन्च हो गया, अपना पहला पड़ाव भी सक्सेसफुली सफलता से पार कर लिया, लेकिन वो अपने दूसरे पड़ाव पे रास्ता भटक गया और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि वो जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल था वो जाके अरेबियन सी में ध्वस्त हो गया। वो मोमेंट था जिसने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को तोड़ दिया था।
उनकी टीम टूट चुकी थी। सैटेलाइट लॉन्चिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम काफी चिंतित थे। वो इसलिए चिंतित थे कि उन पे और उनकी टीम पे सवालिया निशान खड़े होंगे, उनकी काबिलियत पे सवाल किए जाएंगे, और उस चीज को लेके वो बहुत चिंतित थे कि वो क्या जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सभा शुरुआत हुई। जो वहां के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन एज वेल एज एपीजे अब्दुल कलाम एंड तमाम टीम वहां खड़ी थी। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि SLV-3 नाकाम क्यों रहा, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब स्तब्ध रह गए, चुप रह गए। उसी मोमेंट पे प्रोफेसर सतीश जी ने माइक उठाई और उन्होंने मीडिया को समझाया, बताया कि सैटेलाइट लॉन्चिंग ये कोई आसान चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा कार्य है। क्या चूक हुई उसकी समीक्षा हम करेंगे और बहुत ही जल्द उसको करेक्ट करके हम दोबारा वापस आएंगे। ये चीज देख के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब काफी संतुष्ट हो गए, खुश हो गए। वो ये देख के स्तंभ रह गए कि किस तरह से उनके लीडर ने उस मोमेंट पे सबकी इज्जत बचाई, और वहां से उन्होंने जीवन में अपना पहला उसूल सीखा था कि एक लीडर, एक योग्य लीडर की क्या निशानी होती है। वो फेलियर में, कहते हैं ना, फेलियर अच्छे अच्छों को तोड़ देता है, लेकिन अच्छे अच्छे को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कोई फेलियर तोड़ नहीं पाया। उन्होंने वहां से डबल मेहनत करनी शुरू की और जोरों शोरों से अपने काम के पीछे लड़ गए। जो कमी SLV-3 में रह गई थी उसको पूरा करने का ठान लिया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि ठीक एक साल बाद इन द ईयर 1980, जुलाई की बात है, इन द ईयर 1980 उन्होंने SLV-3 की लॉन्चिंग फेल की। और आप सब जानते हैं SLV-3 इन द ईयर 1980 जुलाई में जो SLV-3 लॉन्च हुआ था, जिसमें हमें अर्थ के ऑर्बिट पे एक सैटेलाइट शिफ्ट करना था, उस सैटेलाइट का नाम रोहिणी था, वो लॉन्चिंग सफल रहा। भारत ने अपना पहला मेड इन इंडिया सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल तैयार किया, जिसने एक सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट पे जाके सेट कर दिया। उस दिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब और उनकी टीम काफी खुश हुए, मानो ड्रीम कम ट्रू हो गया। विक्रम साराभाई साहब की वो ख्वाहिश, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का वो सपना उस दिन पूरा हुआ। भारत ने अपना पहला सेल्फ सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल न केवल बनाया बल्कि उसे सक्सेसफुली लॉन्च किया। PSLV सक्सेस हुआ तो फिर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो SLV फेलियर के टाइम हुई थी। वैसे भी सारे सैटेलाइट लॉन्चिंग की तरफ फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती ही। अब हुआ क्यों कि जब सफल हुआ 1980, जब सफल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस मोमेंट पे फिर से वही कहानी, प्रोफेसर सतीश एपीजे अब्दुल कलाम एंड टीम फिर से खड़ा हुआ। इस बार माइक प्रोफेसर सतीश के हाथ में था, लेकिन उन्होंने माइक एपीजे अब्दुल कलाम साहब के हाथ में दिया और कहा, आप बोलिए। उस मोमेंट पे उन्होंने लाइफ को कंक्लूड करता हुआ एक लेसन दिया। उन्होंने कहा कि लीडर वो नहीं होता जो खुद क्रेडिट ले, लीडर वो होता है जो फेलियर का क्रेडिट खुद ले, सक्सेस का क्रेडिट टीम में दे, फेलियर पे मनोबल बढ़ाए और सब सक्सेस में पीछे से सपोर्ट करे। यह लेसन उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर सतीश धवन से सीखा था, जीवन का उसे लेसन बना लिया था। कहानी इतने से नहीं रुकने वाली थी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ठान लिया था कि इसरो को जमीन से शिखर तक पहुंचाना है और उसके लिए वो निरंतर प्रयत्न करने लगे। सिचुएशन ये हुआ दैट इन द ईयर 1993 उन्होंने पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनाया, दैट इज PSLV और GSLV। दो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनाए, क्योंकि जो SLV था वो छोटे सैटेलाइट्स को ले जाने में सक्षम था,
तो उन्होंने पीएसएलवी और जीएसएलवी सैटेलाइट बनाए और पीएसएलवी जीएसएलवी सैटेलाइट का भी सफल परीक्षण उन्होंने करके दिखाया, वो भी सफलतापूर्वक रहा। पीएसएलवी की काबिलियत में सिर्फ इतने से आपको बताना चाहूंगा कि इसरो ने उसके बाद चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मास ऑर्बिट मिशन दैट इज मंगलयान, ये सारे सक्सेसफुल मिशन पीएसएलवी की मदद से किए गए हैं, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब के एफर्ट से डिजाइन किया गया था। जनाब इतना ही नहीं, आप जानकर ये हैरान होंगे कि 50 में से 47 सैटेलाइट्स पीएसएलवी से सक्सेसफुली लॉन्च कर दिए गए थे। इसरो जो बैलगाड़ी से शुरू किया था, आज वो शिखर पे था। देखते ही देखते दिसंबर सन 2019 की बात है, हमारे अपने इसरो ने पीएसएलवी की मदद से 319 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च की। ये वो मुकाम था इसरो का जो दुनिया को भारत की ओर सोचने पे मजबूर कर दिया था, भारत पे डिपेंडेंसी पे मजबूर कर दिया था। एपीजे अब्दुल कलाम एज अ स्पेस साइंटिस्ट, एज अ एरियोस्पेस साइंटिस्ट का ये कमाल था कि इसरो जो है वो विश्वविख्यात होते गया। फॉरेन के तमाम कंट्रीज के लोग आज इसरो को चुनने लगे अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग में। आपने बहुत सारी मूवीज में उनका उदाहरण देखा होगा, मिशन मंगल तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह हमारे इसरो ने फर्स्ट अटेम्प्ट में एक सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्चिंग करके दिखाया, जिसके लिए यूएस या यूके, नासा, चाइना सब लोग कई बार फेलियर साबित हुए। तो ये काबिलियत थी हमारे साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम साहब के ब्रॉटअप में। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी, ये जीवन का उनका एक छोटा सा हिस्सा आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले पार्ट की स्टोरी एपीजे अब्दुल कलाम एज अ मिसाइल। उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको मजा आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।